सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। और इसमें अपन डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। इसके पहले का जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट का रिवीजन है वो ऊपर आपको आई बटन वाली प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। और इसको सबसे पहले अपन एनालाइज कर लेते हैं कि इसके मार्क्स का कवरेज क्या रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स एनालाइज कि इसका मार्क्स का कवरेज क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपका चैप्टर है उसके अंदर माइक्रो टॉपिक्स है, जैसे कि जर्नल एंट्रीज हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। ठीक। और बट रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको पहले जर्नल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको उसके लिए जर्नल एंट्री भी प्रॉपर से करना जरूरी है। अब मार्क्स वाइज एनालाइज करोगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर से ही आपका ऑन एन एवरेज हर पेपर में 18 मार्क्स का कवरेज है। तो 18 मार्क्स एक छोटा कवरेज नहीं, वो बहुत बड़ा। सी, इट्स ऑलमोस्ट 20% का कवरेज हो गया हर पेपर में। तो देयरफॉर आपको प्रॉपर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ, अब इसके अंदर भी जो फोकस करने वाले टॉपिक्स रहेंगे वो मेजरली रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि देखिए 18 में से 8 मार्क्स तो यहाँ से बोल रहे हैं वो ऑन एन एवरेज। फिर बाकी थ्योरेटिकल थोड़ा मोड़ा करके सब्सिडरी बुक्स पूछती है इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कैश बुक, ये लास्ट के जो 3 टॉपिक है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। सो देयरफॉर इनको आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इवन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वो रिवीजन का वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कवर नहीं होगा, इसके बाद वाले वीडियो में कवर रहेगा। तो इस वीडियो में अपन पहले की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जर्नल अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप याद करिएगा। अकाउंटिंग इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ थ्री थिंग्स। थ्री थिंग्स क्या क्या है? रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज। रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज। रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करते हैं? जर्नल में करते हैं। क्लासीफाई कहाँ पे करते हैं? लेजर में करते हैं। और समरी के लिए अपना ट्रायल बैलेंस होता है, पीएल अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट। ये 3 आइटम्स होती है आपकी समरी के लिए। नाउ जर्नल की बात करें, जर्नल अकाउंटेंसी का फर्स्ट स्टेप है। आप यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल मैनर में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो। अब जैसे अपनी पहले वीडियो में बात हुई थी कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन, बिजनेस कैसे बनता है? बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन कैसे होता है? ट्रांजेक्शन इज व्हाट? इट इज एन एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन एक एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लेना और एक होता है देना, जिसको आप डेबिट क्रेडिट बोलते हो। तो हर ट्रांजेक्शन को, हर जर्नल एंट्री को हम उसके अंदर 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। तो एक ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है एक जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री 2 भाग में इसलिए होती है बिकॉज ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज में एक हाथ से देते हैं और एक हाथ से लेते हैं। तो 2 पार्ट्स इन्वॉल्व है, 2 पार्टी, एक साइड से कुछ चीज जा रही होगी और एक साइड को कोई चीज आ रही होगी। सो देयरफॉर इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। जिस बुक में आप जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हो उसको जर्नल बुक बोलते हैं। एवरी जर्नल एंट्री हैज 2 इफेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन कॉल्ड नरेशन। आप जर्नल एंट्री के नीचे तीसरी लाइन आप ऐड करते हो जिसमें आप अपना एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ऐसी चीजें जो आपने जर्नल एंट्री में डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड नहीं की है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो एंट्री रिकॉर्ड करते हो उसको अमाउंट वाइज रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आप नरेशन वाले कॉलम में डाल सकते हो। बेसिक चीजें जो आपको ऑलरेडी पता होगी, अपन जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन उसको उठा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर फाइनल तक भी पहुंच जाएंगे ना, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर से जर्नल एंट्री बनाना नहीं आता। आप लाइफ टाइम फंसोगे अगर आपको जर्नल एंट्री बनाना नहीं आएगा, आप लाइफ टाइम फंसोगे उसमें। तो देयरफॉर आपका जर्नल एंट्री प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार आप देखिए, किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री बनानी हो तो सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट मन में कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि उसमें से एक पार्ट अगर एसेट एक्सपेंस का अगर इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो उसको डेबिट करना है, और अगर एसेट एक्सपेंस का अगर डाउन हो रहा होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। और दूसरा पार्ट में होगा या तो लाइबिलिटी, या तो इनकम, या तो कैपिटल। इनका अगर इंक्रीमेंट है तो क्रेडिट कर दो, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर आप उसको डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट का जस्ट उल्टा, ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा है? अकाउंट अमाउंट, अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट टू अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। कुछ बेसिक एंट्री जिसको अपने को डिस्कस कर लेना चाहिए। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे ही बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अपना एसेट है जो बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख सकते हो,
या तो फिर राम्स कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, राम स्टार्ट बिजनेस विद बैलेंस इन बैंक 40,000, कैश, लैंड, व्हीकल एक्सेट्रा। राम ने स्टार्ट किया बिजनेस जहाँ पे बैंक में बैलेंस 40,000 पड़ा हुआ था, कैश। अभी वो स्टार्टेड बिजनेस लिखा है ना, और ऑलरेडी बैलेंसेस है, मतलब क्या है कि बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट वो क्या बोलता है कि वैसे तो बिजनेस लॉन्ग समय तक चलने वाला है ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बट रिजल्ट्स जानना जरूरी है। अब रिजल्ट्स के लिए आपको जो अकाउंटिंग है उसको पीरियोडिक करना, तो आप लंबे समय को बीच बीच में टाइम इंटरवल के बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है। अब ये जो आप डिवाइड करते हो, अब ये जो डिवाइड कर रहे हो वो 1 ईयर में कर रहे हो। ठीक, तो अगले साल क्या करना है, अब ये जो 1 ईयर में डिवाइड कर दिया, अगले साल नया बुक्स आएगा, तो जो नया बुक्स रहने वाला है, नए बुक्स में बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बात कर लो 22-23 है, फिर नया बुक्स बनाओगे 23-24 अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट डेट है यहाँ पे कुछ बैलेंस पड़े रहते हैं। बैलेंस मतलब कुछ ऐसे आइटम जो लॉन्ग टर्म तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल हमारे अदर एसेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस दिन का कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो उसको यहाँ पे 1 तारीख को लाना है। और ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग एंट्री है उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बोलते हैं इसको। तो ओपनिंग एंट्री कैसे डालते हो आप, जैसे बैंक है तो बैंक एक एसेट है, डेबिट। सिमिलरली कैश भी एसेट है, डेबिट। सिमिलरली लैंड भी एक एसेट है, डेबिट। सिमिलरली व्हीकल भी एक एसेट है, डेबिट। और जो भी इनका चारों के अमाउंट का टोटल आएगा उसको आप डाल दीजिएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल भी आ गया, एसेट्स भी आ गए, ओपनिंग एंट्री बन चुकी। ठीक, सिमिलरली नीचे वाली सिमिलर एंट्री आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, परचेस मशीन फॉर कैश। बिजनेस में एक एसेट आ रही है जिसका नाम है मशीन। अब देखो यहाँ पे परचेस शब्द है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, मशीन खरीदने टाइम ना परचेस अकाउंट ऐसा डाल देते हैं, परचेस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे परचेस लिखा हुआ है। नहीं भैया, आपका कॉन्सेप्चुअल एरर है, आप ध्यान दीजिएगा कि परचेस अकाउंट कैन ओनली बी यूज फॉर परचेस ऑफ गुड्स। और गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स मींस दोज आइटम जिसमें बिजनेस डील करता हो। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस डील कर रहा है स्टील में तो गुड्स क्या हुआ, स्टील आइटम। एग्जांपल बिजनेस डील कर रहा है सीमेंट में तो गुड्स क्या हुआ, सीमेंट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, जिसको आप बना के बेचोगे या तो खरीद के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको उसको परचेस अकाउंट में डालना है। भाई मशीन परचेस लिखा है लेकिन परचेस अकाउंट में नहीं डालना है, वहां पे सिर्फ गुड्स का परचेस आता है भाई। तो मशीन अकाउंट अगर परचेस कर रहे हो तो मशीन एक आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट। यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक टू बैंक ऑब्लिक, या तो क्रेडिट में लोगे तो यहाँ का जो क्रेडिटर होगा ना उसको बोलते क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट्स। नॉर्मल क्रेडिटर नहीं है, नॉर्मल क्रेडिटर तो वो था जिससे आप उधारी में सामान लेके आते हो, कौन सा वाला सामान, जिसके आप ट्रेडिंग करने वाले हो। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बैठने चाहिए। देयरफॉर अपन जर्नल डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज आप शुरू में सोच रहे हो कि जर्नल तो हम पहले से पढ़ के बैठ चुके हैं, तो टाइम वेस्ट करना क्या सेंस है। भाई आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कॉन्सेप्चुअली अगर कोई एरर रह गई होगी ना उसको आप करेक्ट कर रहे हो, सो दैट एग्जाम में वो आप एरर डाल के ना आ जाओ और करेक्ट तरीके से बना के आए। ठीक है, थैंक यू। ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई एंड डिपॉजिटेड 25,000। अब भाई अब अगर आप एसबीआई गए हो, वहां पे फॉर्म भरे हो, फॉर्म भरने की कोई एंट्री नहीं डालनी है, सीधा आपको ये डिपॉजिट की एंट्री डालनी है। ठीक है, बैंक अकाउंट लिख लो या एसबीआई अकाउंट लिख लो, डेबिट यहाँ पे 25,000 गया मेरा टू कैश। कैश से 25,000 निकल चुका है। और नरेशन में डाल सकते हो बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू एसबीआई, या तो वहां पे लिख सकते हो कि बीइंग ओपन एन अकाउंट विद एसबीआई और यहाँ पे डिपॉजिटेड 25,000। जनरली आपको नरेशन में क्वेश्चन को ही कॉपी कर देना, क्वेश्चन अपने आप में एक नरेशन होता है। ठीक है जी। परचेज गुड्स, गुड्स बोल रहे हैं भाई, तो गुड्स के केस में आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, गुड्स। ठीक है, गुड्स के केस में परचेज अकाउंट डेबिट, इसको आप एक्सपेंस बोल रहे हो, एक्सपेंस टू कैश। वैसे आप अगर फुल फ्लेजेड क्लास देखोगे तो फुल फ्लेजेड क्लासेस के केस में क्या होता है, फुल फ्लेजेड क्लास के केस में ये होने वाला है भैया कि आपको ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि सर यहाँ पे परचेज क्यों लिए, यहाँ पे गुड्स क्यों नहीं लिए सर। तो ये अपन फुल फ्लेज क्लास में डिस्कस करते हैं, बट अभी डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर स्टिल आपको जानने की इच्छा होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुशांत। जब भी ये सुशांत करके ऐसा लिखा हो ना, तो जो बुक बनाने वाला है उसमें वो आपको ये क्लियर कर रहा है कि भाई सुशांत से क्रेडिट में खरीदा। ये एक हिंट है बुक बनाने वाले का, रियल लाइफ में नहीं है। बुक बनाने वाले का हिंट है कि इसको आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन बुक करो, मतलब गुड्स परचेस होगा, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट होगा। बट आप यहाँ पे कैश और बैंक पे करके नहीं आओगे, तो आपने क्रेडिट क्रिएट किया, तो क्रेडिट जिसके नाम पे उसका अकाउंट खोलिए सुशांत। सुशांत का अकाउंट आपने क्रेडिट करके उसको क्रेडिटर ओपन कर दिया है। अब बैलेंसेस में सुशांत के अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखेगा, ठीक है, मतलब सुशांत हमारी लाइबिलिटी है, उसको 35,000 बाद में देंगे, तो अभी एंट्री ऐसे रिकॉर्ड होगी। बट हाँ, जब क्लियर लिख दे फॉर कैश तो इट मींस कैश। अब यहाँ पे भी बच्चा गलती करके आता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुशांत, सुशांत ने माल खरीदा, ऐसा मत रट भाई। पैसा नहीं दिया तो सुशांत क्लियर बोल रहा है ना कि फॉर कैश, सीधा परचेस टू कैश, ऐसी एंट्री होती है। ध्यान से पढ़िएगा, ये सारी जितनी भी गलतियां हम डिस्कस कर रहे हैं ना कहीं इसमें रेक्टिफिकेशन के एसेंस भी है। तो जो भी आप रेक्टिफिकेशन को रिवाइज करोगे, उस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि पहले ये वीडियो देख लो, सो दैट आपको जर्नल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तभी आप रेक्टिफिकेशन बना पाओगे। अगर आपको ये लगता है ना कि जर्नल पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा रेक्टिफिकेशन मार दो, ओ दुर्रम भाई, एक बात सुन ले, जिस चीज को तू ठीक करना चाहता है तो तेरे को पहले पता होना चाहिए कि सही चीज क्या है, व्हाट इज द राइट एंट्री, यू शुड नो, देन ओनली आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप रट्टा मार रहे हो। और भाई 1000 एंट्री इंस्टीट्यूट अगर ऐसा घुमा देगा ना तो तुम अपने रट्टे को संभाल नहीं पाओगे। तो बेटर ये है कि आधा घंटा इस वीडियो पे लगाओ, प्रॉपर से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लीजिए, फिर आप रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे, फिर आपकी 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। 200% अगर आपने ढंग से सुना होगा ना, तो आपके रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन प्रॉपर से बनेगा। थैंक यू। ठीक, सोल्ड गुड्स, जैसे परचेस अकाउंट था, गुड्स के केस में आपको जो सेल करेंगे अपन, तो पैसा कलेक्ट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड टू राहुल, अब अगेन सेम चीज, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का इंडिकेशन, राहुल ने माल खरीद के गया लेकिन राहुल पैसा नहीं दिया, तो उस समय आप देखो, अपने को राहुल से फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करना है, तो क्या हमारा बेनिफिट है? हाँ है, तो बेनिफिट है, इसके कारण राहुल हमारा एसेट है, तो हम राहुल को डेबिट करेंगे। भैया राहुल तो बाद में पैसा देगा, राहुल तो हमारे बुक्स में डेबिट है, टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड टू राहुल फॉर कैश, जब कैश बोल दिया तो पैसा मिल रहा है, तो राहुल का कोई एंट्री आएगा ही नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पेड सैलरी, अब सैलरी सपोज आप क्या कर रहे हो, राम को पे कर रहे हो, तो कई लोग क्या करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते, जो कि गलत है। डायरेक्टली आप बुक करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक। अब देखो फ्यूचर में क्या आने वाला, अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग वैसे भी एडवांस बच्चे हो। जैसे हमारा परचेज के केस में उधारी था, वैसे अगर आप 31 मार्च तक पहुंच गए, 31 मार्च क्या होता है, लास्ट डे ऑफ एफ वाई, लास्ट डे ऑफ एफ वाई तक पहुंच चुके हैं, तो उस केस में क्या होता है भैया, लास्ट डे ऑफ एफ वाई के केस में सपोज सैलरी उधारी बाकी है, हमने पे नहीं किया, बट इस साल का खर्चा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है भाई अगर इस साल का खर्चा तो इसी साल के पीएल में आएगा, इसी साल के बुक्स में आएगा। तो आपने अगर पे नहीं किया तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, बट भी आपका बकाया तो था, आपका ड्यू था पे करना, तो इसकी एंट्री में क्या करते हैं, सैलरी तो डेबिट होने वाला है, ये कंफर्म है, आप यहाँ पे उधारी में लिख देते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आउटस्टैंडिंग कौन से बाद में आएगा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, उधारी ऑफ सैलरी, तो ये सैलरी जो है ये आपका पीएल में चले जाएगा और ये आपका बैलेंस शीट में चले जाएगा, और अगले साल जब आप पे करोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। सिमिलरली जैसे सैलरी है वैसा रेंट है, तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। गुड्स रिटर्न टू सुशांत वर्थ ₹5,000, गुड्स रिटर्न टू सुशांत, भैया सामान खरीद के लाए थे वापस दे रहे हैं, अलग से एक अकाउंट ओपन होगा परचेस रिटर्न। तो सुशांत से जब गुड्स खरीदे थे क्रेडिट किए थे, अब सुशांत को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सुशांत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न बाय राहुल वर्थ ₹7,000, गुड्स रिटर्न बाय राहुल वर्थ ₹7,000, हमको गुड्स रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न है ये, सेल्स रिटर्न, सेल्स इनकम होती है, इनकम क्रेडिट होती है, तो इनकम का उल्टा हो रहा है तो डेबिट करेंगे, सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल, राहुल क्रेडिट हो गया। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 7,000, घर के खर्चे होते बेटा, तो घर के खर्चे करने के लिए आप जो बिजनेस से कैश विड्रॉ करते हो तो उसमें ये मत लिख देना कि होम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, नहीं भाई, सीधा आप करो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज आप घर के सामान में डील कर रहे हो कि आप जिस भी सामान में डील कर रहे हो उसको घर पे यूज करना है, तो आप ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज कर सकते हो वहां पे। ठीक। अब परचेस यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया सर? भाई सेल का मतलब है कि प्रॉफिट जोड़ के, और परचेस का मतलब है एट कॉस्ट, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद डिस्काउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं जहाँ पे डिस्काउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो बुक के हिसाब से टाइप ऑफ डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। दोनों का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है पूरे व्यापार में दिया जाता है, व्यापारी एज अ होल का, या तो वो बल्क का डिस्काउंट होगा या तो सीजन डिस्काउंट होते हैं, फ्लैट 50 ऑफ, फ्लैट 60 ऑफ, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो अगस्त वगैरह में या जनवरी में, एंड ऑफ द सीजन सेल, EOSS, EOSS, एंड ऑफ द सीजन सेल। ठीक है, महा सेल, बम्पर सेल, इंडिपेंडेंस सेल, ये सेल वो सेल, सारे सेल जितने भी है ना वो सब ट्रेड डिस्काउंट में आते हैं, और इसकी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। और जो कैश डिस्काउंट है ना वो कब एक्टिवेट होता है? जब आपने माल किसी को बेच दिया या खरीद लिया। ठीक है, वहां पे क्रेडिट का व्यवहार रहता है उस मार्केट में, तो सामने वाला व्यक्ति जिसको पैसा चाहिए वो क्या कर रहा है, वो इंड्यूस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भैया वैसे तो हम 60 डेज की क्रेडिट देते हैं, बट आप अगर इमीडिएट पेमेंट करोगे ना तो आपको हम 2.5%, 1%, 3% का डिस्काउंट देंगे। इसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है इसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो जो ट्रेड डिस्काउंट है अब इसकी पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, देखो पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट में MRP पकड़ लीजिए 1 लाख था, माइनस TD ट्रेड डिस्काउंट एट रेट 20%, तो ये 20,000 हो गया जी। तो आपका कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे आपका बचा 80,000। इसको बोलते हैं टीवी, नॉट द टेलीविजन बट द ट्रांजेक्शन वैल्यू, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन वैल्यू। इतने पे ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, जर्नल एंट्री में ये वाला अमाउंट आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है जी, जर्नल एंट्री में ये वाला अमाउंट आएगा। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल 2, इफ अ बायर रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, लिस्ट प्राइस, अब देखो क्या खेल खेल रहा है, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है MRP। ठीक है, तो भैया जब आपने बेचा था तो एंट्री कितने पे रिकॉर्ड होता है? 80,000 पे, मतलब 80% वैल्यू पे। देयरफॉर जो रिटर्न की एंट्री है ना वो भी 8,000 से रिकॉर्ड होगी, रिटर्न की एंट्री, जो आप ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट, ट्रेडर सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख, ही ऑफर 2% CD कैश रिसीव पेड इमीडिएटली। अब ये CD बोल दिया मतलब कैश डिस्काउंट है, और इसको अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक लाइन छोड़ के भैया, एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे इसने 1 लाख का सामान बेचा लेकिन इसको मिल कितना रहा है? इसको 98 मिल रहा है, तो डेबिट से कुछ गपची है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सो दिस इज 2,000। अच्छा एक और मजे की बात, कैश और डिस्काउंट ना रट्टा रट्टा मरवा रहा हूँ एक जगह पे। देखो क्या होता है, अगर आपको ना सॉल्यूशन में तेजी लानी है, एग्जाम में क्या होता है आप जानते हो कि समय कम रहता है, तो अपने को जो सॉल्यूशन में तेजी लानी होती है ना, पहले आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड समझ लीजिए, फिर आप उसका रट्टा मारिए, फिर एक दो बार प्रैक्टिस करिए, इससे आपकी स्पीड की तेजी आती है। अंडरस्टैंड करना है, रट्टा मारना है और प्रैक्टिस करना है, अंडरस्टैंड, रट्टा एंड प्रैक्टिस, इससे आपकी तेजी आती है। ठीक है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट का पहले आप कॉन्सेप्चुअली थॉरोली अंडरस्टैंड करिए, फिर तेजी के लिए रट्टा मारिए, फिर आप उसको प्रैक्टिस करें, उससे आपकी तेजी आती है। तो रट्टा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बाद अच्छा होता है। ठीक है सर, ओके जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर 20,000, ही पेड कैश ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट। भैया फुल सेटलमेंट बोल रहा है ना, मतलब वो जबरदस्ती डिस्काउंट लेके गया है। ठीक है, जैसे किसी का 20,500 बकाया होता है, वो टेबल में 20,000 छोड़ के आता है, बोलता है हो गया, मान लो, व्यवहार है, जो भी बोलता है अपना, अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो इस केस में जहां पे भी फुल सेटलमेंट वर्ड दिया, इसका मतलब क्या है भाई? इट्स अ डिस्काउंट।
ठीक है भैया। तो राहुल सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर 20,000, ही पेड कैश 18,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब वो सीडी लेके भाग गया है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे आपको 18,000 मिला, वो 2,000 चुरा के भाग गया और 20,000 रुपए का माल बिका। ऑल्टरनेटिवली आप इसकी ऐसी एंट्री भी कर सकते हो कि पहले राहुल टू सेल्स कर लो, फिर कैश डिस्काउंट डेबिट टू राहुल कर लो, पर अगर सेम दिन में हो रही तो कंपाउंड एंट्री मार ली करना है। ठीक है, इसको गलत मत बोलिएगा। समटाइम द सेलर गिव्स बोथ डिस्काउंट, कभी कभी एंट्री के अंदर बोथ डिस्काउंट होता है, तो पहले भैया क्या करोगे आप, इसका वर्किंग नोट बनाओगे W.N1। ठीक है, तो पहले आप देखिए MRP जो है या लिस्ट प्राइस बोल लो इसको, ये कितनी है, ये है 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, 2,000, तो ये कितना बचा 18,000। ये आपकी हो गई ट्रांजैक्शन वैल्यू, इतने पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। बट माइनस CD करना है, CD 2%, तो ये आपका कुछ 360 करके हो जाएगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उतना आपका कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड ये है। ठीक है, तो देयरफॉर अब आप इसके एंट्री कैसे पास करोगे, समटाइम्स सेलर सेल्स गुड्स। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, सेल्स रिकॉर्ड होगी 18,000 से, डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा 360 से, और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा 17,640 ऐसा करके रहेगा। ये आपका यहाँ पे कैश में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का जो पार्ट है क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा ना और कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। प्लस आपको अगर ये नोट्स चाहिए रहेंगे ना तो नोट्स का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स उठा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। एग्जाम्पल 6, सोल्ड गुड्स टू हरीश, हरीश फॉर 50,000। ठीक है, 20% TD एंड 5% CD। हरीश पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक, इमीडिएटली थ्रू चेक। तो इस केस में क्या करना है, आपको 40-60 का स्प्लिट करना है। पहले आप 50,000 पकड़ लीजिए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट करिए 20%, तो 20% कितना होता है 10,000 था। 40,000 आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर इसको डब्बा मार्क करो क्योंकि इतने में अपने को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना रहेगा। तो पहले हरीश को माल बेच दीजिए 40 का, फिर अगली एंट्री में हरीश से कैश लीजिए, लेकिन कैश कितना लोगे, देखो उसने क्या किया है 40% पे किया है, 40% पे किया है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर। हाँ हाँ जी, कैलकुलेटर आ गया है। तो 40,000 इंटू 0.4, अब उसने 16,000 उसने पे किया इमीडिएटली। इस पे वो क्लेम करेगा डिस्काउंट, और बैलेंस जो 60% है ना वो बैलेंस पड़ा रहेगा, विच इज 24,000। तो 16,000 में से उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 16,000 इंटू 5%, 800 रुपये उसको डिस्काउंट मिलेगा, माइनस इक्वल टू 15,200 का वो अभी पेमेंट कर रहा है। ऐसी कैलकुलेशन आप निकाल के चलेंगे। तो सर एंट्री कैसे पास होगी, पहले आप टीवी पे एंट्री पास करिए। फर्स्ट एंट्री हरीश को माल बेचा, हरीश डेबिट टू, हरीश डेबिट टू सेल्स। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो, अलग अलग ना पास करके उनको कंपाउंड पास कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के सीधा टू सेल्स करते हैं, टू सेल्स करते हैं। 40,000 का ट्रांजेक्शन वैल्यू रिकॉर्ड करना है। ठीक, आप एक एक करके चीज़ें करते हैं। पहले अपन कैश रिकॉर्ड कर लें। हमें कैश कितना मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 15,200 हमें कैश मिल रहा है, जिस पे हमने क्या किया है, हमने डिस्काउंट अलाउड किया है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड किया 800 का, 800 डेबिट, बचा हुआ हरीश के खाते में उधारी चढ़ा दो। ठीक है, हरीश ने बाकी का पेमेंट नहीं किया, तो डेबिट 24,000 हो गया आपका 40,000 का एंट्री कंप्लीट। ठीक है जी, ओके सर। नेक्स्ट है बैड डेट्स। ऑर्गेनाइजेशन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर्स। जिसको भी आपने, जैसे पिछले क्वेश्चन में हरीश था, हरीश को आपने माल बेचा किस पे, आपने माल बेचा है क्रेडिट पे, तो उसको क्या है, पैसा कलेक्ट करना है बाद में, तो वो हमारा डेटर है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पे डेटर पैसा पे नहीं कर पा रहा है, भाग जा रहा है,
या तो उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो पे नहीं ही कर पा रहा है, तो आप उसका गला नहीं घोट दोगे, आप अपने बुक्स में उसका नुकसान बुक करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है कि अगर सामने वाला व्यक्ति हमको पैसा नहीं दे पा रहा है, सो दैट इज अवर एक्सपेंसेस एंड देयरफॉर इट नीड्स टू बी अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। तो राहुल ओड अस 20,000, मतलब राहुल से हमको 20,000 लेना था, बट ही बिकेम इंसॉल्वेंट, तो राहुल से हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो पूरा पैसा डुबाना है अपने को। तो बैड डेट एक एक्सपेंस होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल का अकाउंट पहले डेबिट था, उसको 20,000 से क्रेडिट कर दो, वो जीरो हो गया, और बैड डेट वाले पे आप और 20,000 डाल के उसको एक्सपेंस बुक कर दो, ये आपका पीएल में चले जाएगा। अब इसकी एक और वैरायटी क्या होती है कि 20,000 उससे लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बट उसके पास इतने एसेट्स थे कि उसने 40 पैसे इन अ रूपी, अब 1 रुपये में 100 में से 40 पैसे, मतलब 40% ही इज रेडी टू पे। 20,000 का 40% ही कैन पे एंड 60% इज ऑटोमेटिकली बैड डेट, ऑटोमेटिकली बैड डेट। ठीक है, तो जितना वो पे कर रहा है कैश अकाउंट डेबिट करा दीजिए, जितना वो नहीं कर रहा है बैड डेट अकाउंट डेबिट करा दीजिए, और राहुल को अपने बुक्स से बाहर निकालिए। ओके जी, तो यहाँ पे राहुल से हमको 20 लेना था, हमने उससे 20,000 का 40% 8,000 रुपये, और उसने बाकी का जो पैसा है 12,000 वो डुबा दिया, डूबत खाते में चले गया। डूबत खाता मतलब बैड डेट, ऐसा करके एंट्री पास होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट बैड डेट्स रिकवर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने बैड डेट्स की एंट्री बुक कर दी। अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछली एंट्री जो बैड डेट की बुक हुई थी उसमें हमने राहुल को अपने बुक्स से बाहर निकाल दिया है, हमारी बुक्स में राहुल है ही नहीं। अब ये वाली एंट्री पास करने के बाद राहुल इज आउट ऑफ बुक्स, कहीं पे भी हमारी बुक्स में राहुल नहीं बचा है, ये वाला राहुल। ठीक है, अब दूसरा राहुल होगा तो हो सकता है बचा हो, बट ये वाला नहीं बचा है। तो अब जब फ्यूचर में ऐसा हुआ कि 12 में से राहुल हमको से 5,000 देने आया है, तो ले लो कैश अकाउंट डेबिट करा दो 5,000, लेकिन बुक्स में राहुल था ही नहीं ना, तो आप क्रेडिट क्या करोगे, आपको क्रेडिट करना है इनकम विच इज कॉल्ड बैड डेट की रिकवरी। बैड डेट की रिकवरी, ऐसा अमाउंट जो पहले रिटर्न ऑफ एस बैड था अब वो रिकवर हुआ है। कोई भी अमाउंट रिकवर हो सकता है, सेम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट, कुछ भी रिकवरी हो सकती है। आपकी रिकवरी जितनी भी हुई होगी उसको बैड डेट अकाउंट रिकवरी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे गलती से भी राहुल मत डालना भाई। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि पिछली एंट्री के कारण राहुल तो बुक्स के बाहर है, राहुल बुक्स में है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका रेक्टिफिकेशन में यह पार्ट आता है कि बैड डेट अर्लियर रिटर्न ऑफ एस बैड एंड सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड। ठीक है, अकाउंटेंट ने गलती क्या की, क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ राहुल विच इज रॉन्ग, वो आपको नहीं करना है। थैंक यू सो मच। ठीक है, यही लिखा हुआ है बैड डेट्स रिकवरी में। इसके बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कुछ कुछ है, वेरी इजी, आप अपने बुक से कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जिस साल सपोज से सैलरी को बुक होना था उस साल आप सैलरी बुक करिए, और उसको भी अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो टू बैंक तो आप कर नहीं पाओगे, तो उसको आप आउटस्टैंडिंग सैलरी में दिखा दो। और जब ये नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट हो गया, अकाउंट खत्म, पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, पेमेंट अभी की हो लेकिन बेनिफिट अगले साल लेने वाले हो, तो पीएल अकाउंट अगले साल वाले में जाना चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, और अगले साल पीएल में क्या करोगे, एक्सपेंस टू प्रीपेड। ठीक है, सिमिलरली अक्रूड इनकम मतलब कमा ली है बट मिली नहीं है। ठीक है, कमा ली है बट मिला नहीं है। जैसे अक्रूड इंटरेस्ट होता है तो उसको अक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट है, डेबिट कर लीजिए टू इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट है वो पीएल में चले जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। जब आप नेक्स्ट ईयर कलेक्ट करेंगे तो कैश अकाउंट टू अक्रूड इंटरेस्ट, ये ना मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बोला आपको कि जो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि, और साथ में आप मैचिंग ले लो प्लस पीरियोडिसिटी ले लो प्लस अक्रूवल ले लो, ये तीनों कॉन्सेप्ट को जब आप जोड़ के पढ़ते हो तो वो ये बोल रहे हैं कि भैया जो इनकम एक्सपेंसेस जिस साल के वहीं पे रिकॉर्ड बुक अगर होने चाहिए तो जितनी भी एंट्रीज है इनका रीजन ये तीनों रहेंगे। ठीक है, अनअर्न्ड और एडवांस इनकम, जल्दी पैसा आ गया है कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ठीक है,
लेकिन क्या हमारी कमाई है? क्या नहीं, कमाई आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते जब तक आपने काम पूरा नहीं किया है। सो देयरफॉर उसको आप एडवांस की तरह लाइबिलिटी बुक करेंगे। एडवांस शब्द लाइबिलिटी का मतलब होगा एडवांस, ठीक है। फिर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, ये सब नॉर्मल एंट्रीज, इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे। स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स के अंदर क्या आता है भाई? गुड्स को आप घर लेके गए होम कंजप्शन के लिए, पहले ही बात हो गई थी, ड्रॉइंग्स को यूज करें टू परचेज कर दें। अगर यही आपने गिवन टू एम्प्लॉय हो गया तो सैलरी टू परचेज कर दें, परचेज से कम करें। गिवन एज चैरिटी, डोनेशन टू परचेज कर दें। फ्री सैंपल बांटा, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो भैया, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज कर दीजिए। अब ये आपके पीएल में चले जाएगा और ये भी आपके पीएल में चले जाएगा। गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इन फायर, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इन फायर, तो लॉस बाय फायर, डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेस से कॉस्ट निकल के कहाँ चली गई भाई? लॉस बाय फायर अकाउंट में। अब अगर आपका इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो लॉस आप ही का रहेगा, तो आप इसको सीधा पीएल में डाल देंगे। बट अगर आपने इंश्योरेंस लिया होगा तो ये जो डेबिट किए थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा? इंश्योरेंस क्लेम अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। जो पिछली एंट्री में हमने लॉस बुक किया था उसको रिड्यूस करके किसके भाग में डाल दे रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी के भाग में। और जब इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा भरेगी तो कैश अकाउंट को डेबिट करा के टू इंश्योरेंस कंपनी करेंगे जी, ठीक है। तो विद दैट अपना जर्नल वाला पार्ट ओवर होता है। इसके बाद अपन लेजर और ट्रायल बैलेंस अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, और लेजर और ट्रायल बैलेंस के साथ उसके बाद अपन रेक्टिफिकेशन का वीडियो डालेंगे। तो विद दैट ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है नोट्स में अगर आप देखोगे, तो नेक्स्ट अपन लेजर रिवाइज करेंगे। तो विद दैट आई होप सो आपको पसंद आए होगा रिविजनरी वीडियोस, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपका हेल्प कर रहा होगा। आई विश कि आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप एग्जाम में जाइए। इंस्टीट्यूट अगर आपको कहीं घुमा भी रहा होगा ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग से आप उसको पार पड़ जाओगे, ठीक है। तो विद दैट ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, ऊपर जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वैल्यू एडिशन प्रूव हो रहा है। प्लस अगर कोई नीडी फ्रेंड है जिस जो आपको फोन करके परेशान कर रहा है कि भाई ये बता वो बता, उनको आप मेरे प्लेलिस्ट भेज दीजिए। इससे उनका भी बेनिफिट है और आपका भी बेनिफिट, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। विद दैट अगर कोई आपका सजेशन है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोई सजेशन रहेगा या कोई डाउट रहेगा। तो चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।